अगर आप सी टेट हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, उसमें अगर आप ईवीएस वाले पोर्शन में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि हमको एनसीईआरटी जो है पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। खास करके थर्ड से फिफ्थ तक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं। हालांकि हम क्लास थर्ड और फिफ्थ के एनसीईआरटी को एकदम हल्के में ले लेते हैं कि ये इनमें क्या होगा, लेकिन गारंटेड है अभी तक के जितने भी प्रश्न पेपर बने हैं उनमें से जो 15 से 16 क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा एनसीईआरटी से ही बन जाते हैं। चाहे वो हाथी के बारे में हो, चाहे वो मैना के गर्दन हिलाने के बारे में हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, वो अगर ईवीएस में है तो उसको जो है एनसीईआरटी से ज़रूर लिया गया है। तो उसके लिए आप इधर उधर की बुक पढ़ें, वो ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग अगर आप करते हैं एनसीईआरटी से तो सच मानिए आपको काफ़ी उसमें मदद मिलेगी, खास करके ईवीएस पोर्शन को सॉल्व करने में। तो चलिए, इससे पहले मैंने थर्ड क्लास की एनसीईआरटी जो है स्टार्ट कर दी है। इसके पहले मैंने 1 और 2 ये दो पार्ट बना रखे हैं, जिसमें मैंने 1 से 16 तक के जो पार्ट हैं, चैप्टर्स हैं, उनकी मैंने समरी कलेक्ट करके और अच्छे प्रश्नों के साथ, अच्छे पॉइंट्स के साथ मैंने बना के दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर लिंक आ जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज का जो है वो थर्ड क्लास का जो है पार्ट 3 है। इसके बाद फाइनल पार्ट आएगा पार्ट 4, और उसके बाद क्लास थर्ड की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी और स्टार्ट होगी क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी। तो चलिए, आज हम लोग क्लास थर्ड की जो एनसीईआरटी के जो पार्ट 3 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो 17वां चैप्टर है, इसमें इसका नाम है चिट्ठी आई है। तो इस चैप्टर में दिया क्या है, इस चैप्टर में बताया गया बच्चों को चिट्ठी क्या है, लिखित विचार क्या है और उनका आदान प्रदान डाकघर, इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये पूरे चैप्टर के अंदर है। लेकिन इस चैप्टर से जो प्रश्न बन सकते हैं या चिट्ठी के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं वो पॉइंट हैं ये। पहला पॉइंट कहता है 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने भारत में डाकघर की व्यवस्था की थी। तो अगर ये पूछा जाए कि किसने भारत में जो डाकघर की व्यवस्था की थी, तो वो था लॉर्ड क्लाइव। और कब की थी, तो 1766 में। फिर सेकंड पॉइंट है कि 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रथम डाकघर बनाया था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि प्रथम डाकघर कब बनाया था, किसने बनाया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने। और कब, तो 1774 में। फिर थर्ड पॉइंट है पोस्ट ऑफिस को प्रथम बार 1 अक्टूबर 1854 को राष्ट्रीय महत्व के पृथक रूप से डायरेक्टर जनरल के संयुक्त नियंत्रण के अंतर्गत मान्यता मिली थी। और फाइनल पार्ट जो है वो है 1863 में रेल डाक सेवा जो है वो शुरू की गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स थे इस चैप्टर से जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है 18 चैप्टर, और इसका नाम है ऐसे भी होता है घर। तो इसमें बच्चों को क्षेत्रों के हिसाब से घरों के बारे में बताया गया है। और यहाँ से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सीटेट और यूपीटेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो जैसे इसमें पता ही है आपको कि भारत में भिन्न 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 तरह की जलवायु है और वहाँ पर इसके कारण भिन्न तरह के घर जो हैं पाए जाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है इस चैप्टर में कि असम में ज़्यादा बारिश के कारण घर ज़मीन से 10-12 फुट नीचे होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभे से बनाते हैं, अंदर भी लकड़ी का प्रयोग होता है। तो आपको पता होगा कि प्रश्न इस तरह से बन चुका है कि किस जगह पर बांस के घर बने होते हैं और वो जो उनकी ज़मीन से ऊंचाई है 10 से 12 फुट ऊपर होती है। तो किस जगह पे आपको ऑप्शन दे देगा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और असम। तो आंसर क्या हो जाएगा, असम। अब यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझाते भी हैं, जो कि एनसीईआरटी में ही चित्र दे रखा है और बताया गया है। इसमें लिखा है कुछ इस तरह से घर होते हैं ज़मीन से नीचे, ठीक है, और ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊपर, और लकड़ी के घर बने होते हैं, बांस के ऊपर टिके होते हैं। तो इसमें ये जो लड़का है वो कह रहा है कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो किस जगह पर है, असम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है मनाली के बारे में, और मनाली से के बारे में क्या है वो हम देखते हैं। तो पॉइंट कह रहा है कि मनाली में बारिश और बर्फ़बारी होती है। यह पहाड़ी इलाका है। मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तो इस तरह से मकान बने होते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि मनाली के बारे में बता रही है ये लड़की। मैं मनाली से आई हूँ, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो इस तरह से मकान कुछ बने होते हैं। आपको याद रखिएगा, यहाँ पर भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन वो ज़मीन से किसी खंबे के सहारे टिके नहीं होते हैं, जो कि असम में होता है। असम में भी मकान लकड़ी के बने होते हैं, लेकिन वो 10 से 12 फुट ऊपर होते हैं और किसी लकड़ी खंबे के ऊपर बनाए जाते हैं।
तो फिर आता है ये पॉइंट। और ये अगर आपने 2019 का सीटेट का पेपर देखा होगा तो उसमें ईवीएस में ये प्रश्न बना भी था, खास करके जो जोड़े बनाव वाले प्रश्न होते हैं, नहीं मैचिंग वाले ऐसे, तो उनमें ये प्रश्न बना भी था कि राजस्थान में बारिश कम, गर्मी ज़्यादा होती है, लोग मिट्टी के बने घरों में रहते हैं, दीवारों को मिट्टी से पोत कर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो घर किसके बने होते हैं? घर मिट्टी के बने होते हैं और दीवारें भी मिट्टी से पोत कर बनाई जाती है। और जो है इसके ऊपर जो है इस तरह से कटीली झाड़ियाँ रख दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बारिश कम होती है। तो ये लड़का कह रहा है कि मैं राजस्थान के गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें जो हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो घर किससे बना हो गया? घर की दीवारें हो गई मिट्टी की, और घर की जो छत हो गई वो हो गई कटीली झाड़ियों की। ठीक है, तो इस तरह से के घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं राजस्थान में। फिर था हमारा 19वां चैप्टर, जिसमें बताया गया हमारे साथी जानवर। इसमें बच्चों को आसपास के जानवर पक्षी की देखभाल, उनकी ज़रूरतों के विषय में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि आप कैसे अपने जानवर, आसपास पक्षी, उनकी देखभाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो एग्ज़ाम व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, इसलिए इस चैप्टर को स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें चैप्टर की तरफ। और 20वां चैप्टर ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मैंने इससे पहले जब फर्स्ट चैप्टर बताया था तो उसमें पानी के स्रोत के बारे में बताया था, टाँका, जिसका नाम था टाँका। अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो ये आपके लिए उसका जो प्रश्न का जो आंसर है टाँका वो क्या होता है वो इसमें समझ जाएंगे आपकी टाँका क्या होता है। तो इस चैप्टर का नाम है बूंद बूंद से। इसने बच्चों को पानी के सही इस्तेमाल तथा पानी की कीमत के बारे में बताया है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है पानी पर निर्भर होती हैं और बहुत से लोग जो हैं पानी का जो है एकदम गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको एकदम बहा रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, तो ये चीज़ बताई गई है। और साथ में ये भी बताया गया है कि राजस्थान में लोग पानी को दूर दूर तक, पानी के लिए जो दूर दूर तक जाते हैं, सरकार ट्रेन के माध्यम से भी पानी उपलब्ध कराती है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि किस जगह पर जो है सरकार जो है ट्रेन के माध्यम से पानी उपलब्ध कराती है, तो हो जाएगा राजस्थान। हालांकि देश में और भी जगह हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो जिक्र किया गया है राजस्थान के बारे में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। फिर है टाँका। टाँका को मैंने आपको बताया था कि ये भी एक पानी का स्रोत है। तो टाँका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि यह बारिश के पानी के इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। छत से, नाली से, ज़मीन से गड्ढा करके टैंक, उसमें बारिश के पानी को एकत्रित करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है टाँका। तो ये चित्र है टाँका का। ठीक है, छत का, बारिश बरसात जब होती है तब वो छत पे आती है, छत से एक नाली जाती है और ये आंगन में जाती है। आंगन के नीचे एक गड्ढा होता है और उसके अंतर्गत पानी स्टोर हो जाता है और उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं ताकि उस गड्ढे में जो है कोई किसी प्रकार का कूड़ा कचरा एकत्रित ना हो पाए। तो इस चित्र को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं टाँका। क्योंकि मुझसे पूछा भी था कि टाँका क्या होता है, तो मैंने बताया था कि आपको मैं अगली वीडियो में टाँका का सचित्र वर्णन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा। तो यही होता है टाँका। ठीक है, इसमें बरसात के पानी का प्रयोग किया जाता है और आप उस पानी को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। फिर था ये राजस्थान का चित्र, जिसमें बताया था कि लोग जो है पानी के लिए दूर दूर तक पैदल जाते हैं और पानी को लाते हैं। तो ये कहाँ का चित्र था? तो राजस्थान। यहाँ पर जो है ट्रेन के जरिए भी पानी पहुँचाया जाता है। फिर बच्चों को बताया गया था कि आप पानी का इस्तेमाल सही तरह से कैसे कर सकते हैं, और ये पानी का इस्तेमाल करने का एकदम सही चित्र और सही तरीका भी है, एग्जाम्पल भी है कि लोग जो हैं वो पानी को लाते हैं क्योंकि उनको दूर से लाना पड़ता है। फिर अगर नहाना हुआ तो उन्होंने इस पानी को किसी खटिया या चारपाई के ऊपर उन्होंने नहा लिया और जो नहाते वक्त पानी था उसको एक पतीले में स्टोर कर लिया और बाद में इस पतीले से जो है अपने जानवर को नहला दिया। तो एक पानी का प्रयोग, और जानवर को नहलाया भी है ऐसी जगह जहाँ से जो पानी जो है कि पेड़ पौधों में जा सके। तो एक पानी का प्रयोग उन्होंने कई जगह पर कर लिया। पहला प्रयोग तो उन्होंने नहाने में कर लिया, दूसरा प्रयोग उन्होंने अपने जानवरों को साफ करने में रख लिया, तीसरा प्रयोग उन्होंने पानी को जो है फूल पत्तों और पौधों में पहुंचा दिया। तो अगर आप इनको अलग अलग करते तो पानी बहुत खर्च हो जाता। तो बच्चों को समझाया गया है कि पानी की कीमत बहुत ही अनमोल है और पानी को जो है सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है 21वां चैप्टर। तो 21वां चैप्टर बता रहा है, इसका नाम है तरह तरह के परिवार। इसमें बच्चों को हर प्रकार के परिवार के बारे में बताया गया है तथा परिवार के सदस्यों, बच्चों के प्रति भूमिका के बारे में भी बताया गया है कि संयुक्त परिवार होते हैं, एकल परिवार होते हैं, और उसमें अगर बड़ा परिवार है तो उसमें आपके साथ में चाचा चाची, दादा दादी वो सब रहते हैं और उनकी
भूमिका क्या होती है आपके परिवार में आपके बच्चों के प्रति, ये सारी चीज़ें बताई गई, लेकिन इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जो एग्ज़ाम व्यू से इम्पोर्टेंट हो, तो इस चैप्टर को भी छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो है अब आता है 22वां चैप्टर, और आप समझ सकते हैं कि क्लास थर्ड की एनसीईआरटी कहाँ से लेवल स्टार्ट कर देती है, समझेंगे आप। इसका नाम है दायां बायां। इसमें बच्चों को दाईं और बाईं दिशा के बारे में बताया गया तथा नक्शे के माध्यम से पहचान करवाई गई है। और ये जो है नक्शा, अब आपने अगर पेपर दिए होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोई राम है, वो एक बिंदु से सीधे चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर पूरब दिशा की ओर गया। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आप ये देखिए कि ये प्रश्न बनते हैं किस प्रकार के पेपर में। आप इंटर के बाद वाले पेपर में बनते हैं, जो भी इंटर के बाद पेपर देते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पर बच्चों को ये चीज़ें जो है क्लास थर्ड में ही सिखाई जा रही हैं, क्लास थर्ड की एनसीईआरटी। तो अगर आप इसको ये समझने कि क्लास थर्ड की एनसीईआरटी का लेवल बस हलवा होगा, तो बिल्कुल मत समझिए, आपकी घनघोर गलती है। तो इसमें बताया गया बच्चे को रुचिरा, ये देखिए खड़ी हुई है, ये अगर सीधे जाएगी फिर दाएं जाएगी। इसमें बच्चों से पूछा गया था, उनको होमवर्क दिया गया था कि सीधे जाएगी तो उसके दाएं साइड में क्या चीज़ पड़ेगी, तो दाएं साइड में पेड़ पड़ेगा, बाएं साइड में हैंडपंप होगा और सामने एक पार्क होगा। फिर वहाँ से वो बाएं मुड़ेगी, फिर दाएं जाएगी, बाएं मुड़ेगी तो सामने उसके दाएं साइड में कुआं होगा, दाएं साइड में डाकघर होगा, बाएं साइड में अस्पताल होगा, बस स्टॉप होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को कक्षा 3 में ही बताई जा रही हैं, इसलिए क्लास 3 की जो एनसीईआरटी है बहुत ही ज़रूरी है। फिर आता है 23rd चैप्टर, जिसका नाम है कपड़ा सजा कैसे। तो इसमें कपड़ों पर बनी तरह तरह की डिज़ाइन के बारे में बताया गया है, और जहाँ तक कि हो सकता है ये बच्चों को डिज़ाइन दी गई हो, और आगे चल के जो यानी क्लास 4th और 5th की जो एनसीईआरटी आएगी उसमें हो सकता है कि इन डिज़ाइनों के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस तरह का वस्त्र जो है किस जगह पर पहने जाते हैं। तो एनसीईआरटी है वो बेसिक स्टार्ट करता है, धीरे 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 अपना लेवल बढ़ाता जाता है और पिछले चैप्टर्स से कनेक्शन भी बनाया रहता है, तो समझ सकते हैं। फिर आता है आज का जो है लास्ट चैप्टर है, इसका नाम है जीवन का जाल। इसमें बच्चों को जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भरता के बारे में बताया गया है। हालांकि इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों को जो है पारिस्थितिकी के बारे में बताया गया है, लेकिन बच्चे जो हैं इस टाइम क्लास थर्ड में हैं तो बहुत डीपली नहीं बताया गया है, लेकिन बस उनको कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत कर दी गई है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि इसमें जो 3 प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि घास, सूरज, पानी, गिलहरी, सांप, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर होती हैं कि ये चक्र जो है चलता रहता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और ये था हमारा टॉपिक जो कि ख़त्म हो गया है। फिर इसके बाद आएगा क्लास थर्ड का जो फोर्थ पार्ट आएगा, जो जिसके बाद क्लास थर्ड की ईवीएस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं स्टार्ट करूँगा क्लास फोर्थ की ईवीएस, फिर फिफ्थ की ईवीएस, और उसके बाद मैं आपको करवाऊँगा 2014 का जो है ईवीएस का पेपर। और वो पेपर जब आप देंगे तो आपको समझ में आएगा कि थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ की ईवीएस को कंप्लीट करने के बाद आपको कितना नॉलेज मिला है और उससे कितने प्रश्न जो हैं बने हैं। तो अब मैं चलता हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अपने स्टूडियस फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि वो जो अपनी तैयारी को और पक्की कर सकें और आप भी अपनी तैयारी पक्की कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।